ठीक है सर। शुक्र पढ़ेंगे। शुक्र को थोड़ा इन डिटेल्स बताएंगे। शुक्र में पता नहीं कब तक देखें, एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा, 2-3 क्लास करने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्र। शुक्र मतलब अ, शुच धातु से शुक्र की उत्पत्ति है। शुच से शुक्ल का उत्पत्ति है। शुच धातु से अम, शुच धातु का मतलब होता है सुचिता, मतलब स्पष्ट और सत्य जिसके अंदर निहित हो, स्पष्टता हो। तो शुच से शुक्ल और शुक्र यानी ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए इसको पर्यायवाची या एकार्थवाचक शब्द बोले जाते हैं। जैसे शुक्ल मतलब शुक्ल या शुभ्र मतलब क्या होता है? शांति की निशानी, शुचिस्मिता, है ना, निर्मलता। और क्या क्या समझ सकते हैं ये शुक्ल बोलने से? हमारे दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल मतलब होता है धीरे धीरे रोशनी को डेवलप करना, ठीक है। माने अमावस के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है, ऐसा ऐसा दिखेगा, चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे बढ़ते रहती है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि शुक्र अगर आपके कुंडली में बेटर है, प्लेसमेंट में अच्छा है, तो सबसे बड़ी बात जो होगी वो आपके अंदर ग्रेजुअली क्या होगा? डेवलपमेंट। अनुज, बात समझ में आ रही है ना? ग्रेजुअली यस सर। डेवलपमेंट। ग्रेजुअली डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कि धीरे धीरे आपके विकास होना। मैं वहां वो क्या बोलते हैं, शुक्र की जो पौराणिक कथा है वहां पे नहीं जा रहा हूं, फिर क्लासेस बहुत लंबे हो जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। बस बेसिक धारणाओं को आप कम से कम जान लो, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो किताबों में नहीं मिलते हैं, मैं उतना ही बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अ, आप लोगों को अभी ऑलरेडी पता हो गया कि मेरा सबसे फेवरेट किताब है भोजराज जी का राजमार्तंड। ये फलित ज्योतिष की बहुत बेहतरीन किताब है, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स बहुत अच्छा से समझाया हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ वहां से उद्धृत करके थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी चीज की परिभाषा को अगर आपको मालूम हो जाए, परिभाषा इन डिटेल्स अगर आप समझ जाएं, मैं समझता हूँ कि चीजों को समझना बहुत आसान होता है जी। जिस तरीके से मैंने समझा है, भाई मैं तो इतना ही जानता हूँ, ओ आ क ख मैंने सीखा है। हाँ, और जिस तरीके से मुझे सीखने में बहुत आसानी सा महसूस हुई, मैं वही चीज आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग मुझे बताना कि मतलब मैं ओरिजिनली आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को। लक्ष्मी जी कुछ बोलेंगी आप? जी जय श्री राम सर जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम नमः सर शिवाय। जी, जी बोलिए।
अच्छा जी। अभी आपने जो बुक का नाम बताया, भोजराज, राज क्या सब? मार्तंड किताब, भोजराज उनका लेखक है। राज राज मार्तंड, मार्तंड। मार्तंड, मार्तंड जी। हाँ, जैसे बृहद जातक होता है, भृगु संहिता, जी पराशर जी जी जी। संहिता, है ना। अ, जी, राज मार्तंड की कौन सी बुक आपने बताई? नहीं नहीं, भोजराज जी की लिखी हुई राज मार्तंड अच्छा किताब अच्छा। की नाम है। ठीक 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 है। ठीक ठीक। मैं कोशिश करूंगा कभी अगर मौका मिले ना, अगर हाँ। मुझे पीडीएफ कहीं मिल जाए तो जी मैं जी जी। ये पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। बट एक्चुअली क्या है ना, ये रेयर बुक में से एक है। और जी जी मैंने गुरुओं से इसकी जो है वो नोट नोट लिखे हैं। और मेरे जी जी। सारे नोट संस्कृत में हैं। तो इसलिए मैं अच्छा। आप लोगों को उसको या इधर मुझे हिंदी में टाइप करके देना होगा। तो देखिए वो बहुत टाइम टेकिंग चीज है लक्ष्मी जी। जी जी बट जी जी आप जी। लोगों को मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज से वाकिफ कराने का। आप लोग बस मैंने जो बता रहा हूँ ना उसके नोट करना, नोट बनाना। ठीक है। गुरु जी, मेरा इसके साथ एक और प्रश्न है, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए। गुरुजी, वो पिछली मैं कल से आपसे ज्वाइन हुई हूँ, और जी मैंने आपकी एक रिकॉर्डिंग देखी जिसमें ग्रहों के शत्रु और सम और मित्र करके आपने वहां पे वर्णन किया हुआ है, जी जी जो जी आपने वहां जी पे डाली थी। गुरुजी, तो वहां पे आप बता रहे हैं, एक कहानी के थ्रू समझने के लिए आप बोल रहे हैं कि कहानी से इसको समझिए, तो आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि चंद्र माता है, सूर्य पिता है। जी वहां जी पे एक बुद्ध का वर्णन आया, तो आपने कहा बुद्ध के सूर्य पिता हैं और चंद्र माता हैं, ये इसके नाजायज पुत्र हैं। जी गुरुजी, ये चीज ठीक है कि सूर्य पिता हैं और चंद्र माता हैं बुद्ध की, लेकिन ये नाजायज, तो ये तो तारा तारा और चंद्रमा के पुत्र थे ना। थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे? मैं इस चीज को समझना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो समझा था वो ये समझा था कि गुरु की पत्नी तारा और चंद्रमा के पुत्र हैं। हाँ, मैं एक्चुअली तारापुत्र इसका नाम भी है। ठीक है। हाँ तो बट सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो अगर आप इसे मुझे थोड़ा सा समझा हाँ दें हाँ तो मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जी जी जी। एक्चुअली तारा बोल के जो कहानी बताया हुआ है ना, वो प्रतीक, जी। दूसरे प्रतीक के तौर पे, वो उसकी अच्छा। अहमियता की तौर पे जो है उसको बताया गया। क्योंकि तारा का मतलब होता है, जैसे तारा मतलब हम लोग नवतारा समझते हैं, है ना। जी तारा का मतलब जी जी। होता है कि आपका नक्षत्र का जो प्रकाश है वो तारा है ना। तो गुरु जी, ये मैंने जो कहानी पढ़ी है, गुरु की पत्नी तारा, नहीं ऐसा नहीं, करके मैंने पढ़ा हाँ हुआ हाँ है। हाँ हाँ। देखिए हमारी जितनी पौराणिक या संगीता ग्रंथ में जितने लिखे हुए हैं मैक्सिमम ये स्टोरी के आधार पे लिखा है। मैं जो जी जी कहानी जी आपको समझा रहा था वो जी। इसलिए आप देखिएगा। उसमें मैं शत्रु मित्र में मैंने दिखाया था ये चार्ट भी बना के लिखा था मैंने जी कि सर, आपने बहुत अच्छे से डिटेलिंग बहुत अच्छे से की है, नो डाउट। नहीं, उसमें आप देखिएगा चंद्र का नाजायज मैंने चंद्रमा का नाजायज पुत्र इसलिए बोला था क्योंकि चंद्र का कोई शत्रु नहीं है। ठीक है। बट बुध अपने चंद्र को परम शत्रु मानता है। जी जी, ये कहानी समझ में आ गई। फिर आपने सूर्य को भी वहां पे कोरिलेट किया, यानी कि सूर्य चंद्रमा का नाजायज पुत्र। तो मेरे को ये जो शब्द है ना, कभी निकल भी जाते हैं मुंह से, लेकिन हो सकता है ये सत्य हो। मैं इस चीज को समझना चाह रही थी थोड़ा सा। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने कल ये पिछले एक और क्लास में मैंने बताया था, अनुज याद होगा आपको भी, कि चंद्र को या आप चंद्र को कह सकती हैं या कह सकता है, मैंने बोला था, जी है ना। जी जी जी। एक्चुअली चंद्र जो है वो अपनी स्थिति के अनुसार हमारी पौराणिक जितने ग्रंथ हैं या पौराणिक जितनी कहानियां हैं वहां पे ना हम्म। चंद्र को एक तो पुरुष माना गया है। शिव शंकर की जटा में आने से पहले वो जी। ये जो साताश नक्षत्र है, साताश नक्षत्र को बोला गया है कि इसके पत्नी, चंद्र की पत्नी। तो वहां पे चंद्र हम्म। को पुरुष माना गया है। और जी इस कहानी में ये जो मैंने कहानी आपको दोहराया था वो कहानी में चंद्र को स्त्री माना गया है। ठीक है। जी। वो एक किताब है। हम्म। एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ये गुरुओं के हम्म। मुंह से सुना हुआ चीज है। तो जी एक ऐसी कोई किताब है। गुरु जी मुझे बताए थे।
एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे एक दो दिन थोड़ा टाइम दीजिएगा तो मैं पुराना हाँ नोट्स हाँ। निकाल के मैं वो किताब की भी बात बताऊंगा। हाँ वो कोई बात शायद नहीं गुरु जी। एक सेकंड, वो भटतपल जी का एक किताब है। ठीक है, अच्छा भटतपल जी अच्छा। का एक किताब है। आ गया, याद आ गया। तो वहां पे ये कहानी के तौर पे वो बताए थे, जिसके कारण सूर्य सॉरी बुध चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानता है। बट चंद्रमा अपनी मां होने के नाते वो कभी भी अपने इसको जो है चंद्रमा को अपना शत्रु नहीं मानती है। ये कहानी का उसका मतलब मेन फंक्शन था, मेन मैटर था। शत्रु मित्रता में ये कहानी मैंने इसलिए बताया था। ठीक है। ठीक है। आ, बाकी वहां पे आगे चल के हम लोग इसको और भी बहुत डिटेलिंग करेंगे हम। ठीक हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली मुझे कोर तक पहुंचना था ना, तो इसीलिए मैंने इस जी प्रश्न जी को जी, उठाया कि मैं बहुत समझ अच्छा, बहुत पाऊँ अच्छा, आगे चल। बहुत अच्छा। बहुत खुशी हुई लक्ष्मी जी आपकी बात सुन के। मैं आपको आपकी जो भी प्रश्न होंगे मैं कोशिश करूंगा हर एक का माने इन डेप्थ उसके हाँ तो एनालिसिस करने का। ठीक है। सर, आप इतने अच्छे से समझा रहे हो, पहले हम ग्रहण तो करें, क्वेश्चन तो बात की बात है, पहले उसको आत्मसात तो कर पाए हम। करें तो नहीं पहले। नहीं नहीं, आप लोग कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं थोड़ा धन्यवाद शुक्र, गुरु जी। शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र की परिभाषा में भोजराज जी ने बताया, भृगुजो दैत्य मंत्री, च दैत्याध्यक्ष पुरोहित। उन्होंने क्या क्या बताया? एक दैत्य मंत्री, दैत्यों के अध्यक्ष और दैत्यों के पुरोहित भी। उसना भार्गव काव्य शुक्रो दैत्य गुरुस्थता, वो दैत्य के गुरु भी है। पुरोहित और गुरु में फर्क है, याद रखना। आ, फिर आप मुझे आज लग रहा है और इलाबोरेट करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। गुरु वो है जो आपके अंदर निर्गुण तत्व की समाहित कराते हैं, निर्गुण तत्वों से परिचित कराते हैं। अब फिर आप लोग पूछोगे कि निर्गुण तत्व क्या है? हमारे ब्रह्मांड जो है ना, तीन गुणों से बने हैं, सत्य, रज और तम। ये तीन गुण गुण जहां पे बैलेंस हो जाते हैं, उस अवस्था को हम बोलते हैं निर्गुण अवस्था। ये भगवान शिव के अंदर होता है। और भार्गव माने जो शुक्राचार्य है, वो शिव का परम भक्त है। उन्होंने भी अपने आप को शिव के अनुरूप बना लिए थे, इसलिए वो निर्गुण सत्ता की अधिकारी भी है। सुख, माया, भोग, विलास, हर चीज होते हुए भी वो त्यागी हैं। बट वो दैत्य की गुरु हैं और बृहस्पति देवों की गुरु हैं। अब ये दैत्य और देव का कभी डिफरेंस समझाऊंगा, कभी बताऊंगा इस चीज को। और कभी इस तरह का मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस में मैं अगर भूल भी जाऊं तो आप लोग मुझे याद दिला देना कि सर आपने कभी बताया था कि आप दैत्य और देवों के बीच का ये डिफरेंसेस बताएंगे। क्योंकि ये देखिए, दैत्य और देव कोई अलग नहीं है, हम मनुष्य के अंदर ही है। और इनको आप अगर समझ जाओगे कौन दैत्य की परिभाषा रखता है और कौन देवों की परिभाषा रखता है, तो आपको ना इंसान समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अ, ये क्या है? काव्य की ताकत देने वाले। ऋग्वेद में अ, एक वो क्या बोलते हैं उसको, देवता या एक दैविक मतलब गुण संपन्न व्यक्ति का नाम आता है, जिसका नाम होता है वेन। वेन
मैं रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं कि वेन, ऋग्वेद में जो वेन बोला गया है वो वास्तव में शुक्र की अनुरूप है। यानी अब हम लोग बाद में उसको ना शुक्र ही समझते हैं, समझे हैं। और खास करके इसको पराशर जी के बाद आ, इसको जो है ना शुक्र का आकार मिला। वहां पे क्या है, शुक्र के वो वैन वेन नामक जो दैविक रूप, उसकी परिभाषा में ये कहा गया है, आ, ये ज्योति के द्वारा परिवेष्टित है। सॉरी, शायद कोई प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है। हाँ। हेलो, आवाज है? आवाज है? कोई तो यस आंसर सर। दीजिए। जी सर। जी जी जी। कुछ डिस्टर्ब हो गया था अचानक ये, फिर रिलोडिंग हो गया, समझ नहीं पाया था मैं। एक्चुअली मैं बोलता चला जा रहा था। हाँ, अच्छा आपके चलिए। पास चली गई थी सर। हाँ, आवाज चली गई थी, मतलब बंद हो गया था। ठीक है, ठीक। हम्म। ओके, चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक। तो वेन नामक, मैं ये वेन का ही डिस्कस कर रहा था उस समय, और अचानक उधर एक्चुअली कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ नजर नहीं रहता है मेरा। आंखें बंद करके खाली बताते रहता हूँ। ठीक है। तो यही होता है मेरे साथ दिक्कत, डूब जाता हूँ। वेन नामक जो ग्रह हैं, ये जो दैविक क्रिया, ये दैविक रूप के बारे में या देवता के बारे में बताया गया, उनकी परिभाषा में ऋग्वेद में ये बोला था, अ, वो ज्योति द्वारा परिवेष्टित हैं, और वो जल के निर्माणकारी ग्रह है। एक ग्रह नहीं बोलेंगे, सॉरी, ग्रह शब्द यहाँ पे मत लेना। जल की निर्माणकारी वो क्या बोलते हैं, एक पावर है, एक ऊर्जा है। और आकाश के मध्य सूर्य के रश्मि के द्वारा उस, वो मतलब अम, उसके संतान स्वरूप जलों को, है ना, प्रेरण करता है या प्रेषण करता है। ये वेन का, अब मैं यहाँ पे इस शुक्र की अब मैंने शुक्र पढ़ाते समय वेन मैंने क्यों बोला, उसके कारण है ये ऋग्वेद का एक 123वां सूक्त है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी की जो मैंने किताब पढ़ी थी, वहां पे भी उन्होंने वेन का ये मैंने निष्कर्ष दिया था कि वेन वास्तव में जो बताया गया है वो बेसिकली शुक्र ही है। कारण क्या है, यहाँ पे ये जो जल की बात किया गया है, आप लोगों ने याद होगा, आप लोग सब जानते हैं कि माने शुक्र के अधीन एक बहुत बड़ा तंत्र साधना होता है, जिसको बोलते हैं मृत संजीवनी औषधि निर्माण, निर्माण क्रिया, या मृत संजीवनी औषधि का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो पावर, उसकी जो एग्जैक्ट जो एनर्जी है, वो कलेक्ट करने की एक क्रियाएं हैं। ये एक तंत्र क्रिया भी है। ठीक है। तो बाल गंगाधर जो तिलक जी, उनके अपनी एक परिभाषा में, एक टीका भाष्य में, उन्होंने ये अबाउट वेनस, या अबाउट मतलब शुक्र के बारे में उन्होंने ये बताया था कि हम जो ऋग्वेद में जो पढ़ते हैं, वास्तव में उसको बाद में शुक्र के तौर पे हम लिए हैं, क्योंकि ये ही वो जल है, वो जल है, क्योंकि जल ही जीवन है। ये आप यहाँ से, ये जल ही जीवन है। जो आप लोग टैगलाइन देखते हो ना, ये टैगलाइन वहीं से प्राप्त हुआ है हमें, उसी जगह से। यानी जल का भी एक ऐसी
कोई मतलब एक्सट्रीम मात्रा है जहां से हम मृत मृत व्यक्ति को फिर उसके पुनर्जीवित कर सकते हैं। यही है मृत संजीवनी सुधा, जिसका आविष्कारक वो थे, इन्वेंटर शुक्र थे। अचानक ये बात मुझे याद आई, मैंने आप लोगों से शेयर किया। थोड़ा इसको याद रखना, क्योंकि ये कभी कभार दिमाग में आने वाली चीजें हैं, हर समय नहीं आता है। चलिए, आप जानते हैं मेन शुक्र इन फलित ज्योतिष, फलित ज्योतिष में शुक्र क्या क्या है। मैंने आपको अभी एक लैंग्वेज बोला था कि जल ही जीवन है, वो शुक्र से है। अब आप अपने हृदय को समझिए। मानव हृदय में अगर शुक्र की प्रभाव ना हो तो एक रेगिस्तान जैसा इंसान का हर्ट हो जाएगा। वहां जो कोमल, जो कमनीयता, जितने मतलब क्या बोलते हैं, मैटेरियलिस्टिक दुनिया में होने के बावजूद भी मैटेरियलिस्टिक दुनिया से बाहर जाने की जो क्रिया है, वो सिर्फ और सिर्फ शुक्र को आता है। बृहस्पति के बारे में मैंने पढ़ाया था कि बृहस्पति पैदाइशी जो है वो त्याग का कारक है। शनि और बृहस्पति का डिफरेंशिएट कराते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि शनि सबसे पहले भोग विलास के अंत तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो त्यागी हो जाते हैं। बट शुक्र वो है जो भोग विलास के अंदर रहते हैं, बट वो त्यागी है। भोग भोग माने ये एग्जैक्टली मैं आपको, जैसे कीचड़ में रहते हुए भी कमल खिलता है, रहता तो कीचड़ में है, लेकिन प्रस्फुटित होके ऊपर जब माने पानी की सतह से ऊपर वो आपको दिखता है, तो उसकी वो जो रूप, उसके जो वो सौंदर्य, वो आपको मोहित मोहित करने के लिए तो काफी है ही है। प्लस सबसे बड़ी शक्ति आराधना में उसकी उपयोगिता है, उसके उपयोग होते हैं। शुक्र वो है, यानी अगर आप किसी की कुंडली में शुक्र अगर बेटरमेंट, उसकी प्लेसमेंट अगर बेटर है, तो आप लोग हमेशा बोल देना, ये एक सूत्र हमेशा लिख के रखना कि उसके बैकग्राउंड बहुत खराब है, उसकी जो सराउंडिंग का जो परिवेश है वो बहुत खराब है, बट वहां से वो निकलते हुए आया और उसकी वो अच्छाइयां वो वहां से दिखता है। एक बहुत गरीब तबके की व्यक्ति आईएएस अफसर बना, वो शुक्र की प्रभाव है। अनुज, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। इसको याद रखना, भूलना मत। जी सर। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बृहस्पति और शुक्र की डिफरेंशिएट को बता देता हूँ, क्योंकि आ, हमेशा होता है ना, देव गुरु और दैत्य गुरु में क्या डिफरेंशिएट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके अंदर। बृहस्पति जो है ना, वो ज्ञान योगी है, नोट कर लेना ये सब। बट शुक्र कर्मयोगी है। योगी दोनों परिस्थितियों में ये दोनों माहिर है, दोनों श्रेष्ठ हैं। शुक्र कर्म के द्वारा हर चीज को पाना चाहते हैं और बृहस्पति ज्ञान के द्वारा द्वारा हर चीज को पाना चाहते हैं। बृहस्पति आकाश तत्व और शुक्र जल तत्व को अपनी अधीन रखे हुए। तो उदाहरण देता हूं, मीन राशि, लक्ष्मी जी, मीन राशि तो जल तत्व है ना? राशि जी हमने गुरु जी। पढ़ा नहीं, हमने राशि अभी पढ़ाया नहीं हमने, बट मोटा मोटे आप लोग सब तो वैदिक हाँ। पढ़े हुए हो। जी जी। तो जी जी, 4 8 12 जल तत्व राशि। हाँ, जल तत्व है ना? आपको मालूम है ना, वहां पे उच्चस्थ स्थान रखा गया है शुक्र को। शुक्र का, जी जी।
क्यों बताइए तो। सर वो पैरों का स्थान है। और ये क्या नहीं कहते नहीं नहीं हैं, नहीं। विष्णु मैं जी, विष्णु नहीं जी। नहीं, मैं अभी सर वो आपको, मोक्ष की तरफ लेके जाती है राशि। नहीं नहीं वो भी नहीं। मैं अभी आप लोगों को बताया था कि शुक्र के अधीन जो भी तत्व आते हैं वो जल तत्व होते हैं। और वो एक्सट्रीम जल तत्व तीन प्रकार के हैं हमारी राशि में। एक है कर्क, जो प्रवाहमान है जल तत्व। दूसरा है वृश्चिक। वृश्चिक जो है ना स्टैग वाटर, ठीक है, बट उसकी परिधि छोटा है। कभी कभी कुछ एस्ट्रोलॉजर इनको ना न, नाला नाली वगैरह भी बोलते हैं, बट ये वैसा नहीं है। माने जैसे तालाब इस तरह का है ना स्टैग वाटर, जहाँ पे हम लोग पीने के लिए पानी लेते हैं। नदी का जल कर्क राशि है। बट जानते हैं बृहद जल तत्व समंदर, वो आपका मीन है। और बृहद जल तत्व हर एक समय शुक्र के अधीन आता है। इसलिए बृहस्पति में शुक्र को परम उच्च जगह दिया गया है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बृहस्पति जो है ना आकाश तत्व की मालिक है। आकाश तत्व में अब बृहस्पति का देखो, उच्च जगह, नीचे जगह, या जो भी चीजें हैं। देखो कुंभ में बृहस्पति जब जाता है, उसको मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बृहस्पति के सबसे अच्छी अवस्थान देखा है। चीजों को याद रख, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, छोटी सर छोटी कुंभ चीजें। में ना, कुंभ में गुरु। हाँ, मैंने प्रैक्टिकली बहुत अच्छा देखा है वहां पे बृहस्पति को। मैंने ऐसा ऐसा कुंडली देखा मैंने कि एकदम जीरो से शुरू स्टार्ट करके वो हीरो बना है। और कुंभ में बृहस्पति है, आकाश तत्व की एक्सट्रीम परिभाषा। चलो, आकाश तत्व कभी बाद में पढ़ाएंगे, तत्वों को हम गुरु तो। जी इसको थोड़ा क्लियर करिए, थोड़ा सा क्लियर करिए। गुरु तो साधु है, सन्यासी साधु है गुरु। और जी, वो 11 नंबर कुंभ राशि तो इच्छाओं इच्छाओं का घर है। तो साधु की तो कभी इच्छा नहीं होती है, इच्छा पूर्ति का। वो तो अपना केवल साधना करता है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। साधु की सबसे ज्यादा इच्छा है लक्ष्मी जी। साधु से ठीक बड़ा सर। इच्छा, साधु हाँ, से बड़ा इच्छा किसी का नहीं होता। साधु से बड़े कामना वाले कोई व्यक्ति नहीं होते, क्योंकि उनकी एक ही सुना इच्छा है होता सर। है। उनकी, हाँ, हाँ आप बात समझ समझ रहे हैं ना। उनकी एक ही जी इच्छा है जी। कि हमें परम आराध्य मिल जाए। अब मान ओके, लीजिए, यानी पहले पहले इच्छा है, बाद में उसको प्राप्ति होगी 12th हाउस, यस है ना। यस यस ठीक। यस, क्योंकि हम लोग जो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे पास हमको क्या चाहिए होता है? अर्थ, यश, सम्मान, है ना। बट एक साधु के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनकी प्रभु की देखना, प्रभु के माने प्रभु का सानिध्य, उनके जो आराध्य देव हैं उनकी नजदीकियां, वो दिन भर, ताकि उनको महसूस कर पाए। दिस इज वो गुरु देता है, कुंभ का गुरु, ताकि वो मोक्ष की ओर अपने आप को ले जा सके। और वहां पे सबसे ज्यादा तकलीफ भी मिलता है उसको, घसीटता हुआ जाता है कुंभ, ये मीन में गुरु। समझ गए ना आप, मैं क्या बोलना चाह रहा था? लक्ष्मी जी आप समझ गए ना? जी गुरु जी। ठीक, ठीक। बृहस्पति की जो ज्ञान है ना, वो सूक्ष्म आत्मा को अवलंबित करके अपनी तत्व तक पहुंचना, यानी इष्ट देव तक पहुंचना होता है। बृहस्पति का जो ज्ञान है वो सूक्ष्म आत्मा को मतलब अवलंबित करके अपने इष्ट तक पहुंचता है। बट शुक्र का जो ज्ञान है ना,
वो स्थूल देह है, यानी ये जो आप प्रकटमान जो शरीर, प्रामाणिक शरीर जिसको देखते हैं, ये शरीर को आश्रित करके वो इष्ट को पहुंचता है। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल देता हूं। आप ये बृहस्पति और शुक्र को शायद आप बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। रामकृष्ण और विवेकानंद, ठीक है, रामकृष्ण सूक्ष्म तरीके से अपनी इष्ट को पहुंचे थे, वो बृहस्पति हैं। बट विवेकानंद कर्मयोगी थे, वो स्थूल शरीर से पूरे ब्रह्मांड में, सॉरी पूरा माने पृथ्वी में अपना हिंदू धर्म को उन्होंने प्रचार किया था। डिफरेंस समझ में आया? सिद्धे सर आप कुछ बोल रहे थे? जी नहीं सर। डिफरेंस समझ में आया अनुज, मैं क्या बताना चाह रहा था? सर थोड़ा सा समझ में आया है सर। रामकृष्ण मतलब सूक्ष्म शरीर से, वो तो कहीं गए नहीं ना, वो सिर्फ अपने माता काली माता के दक्षिणेश्वर में, वह अपनी माता के साथ रहते हुए अपनी सूक्ष्म शरीर मतलब आत्मिक ज्ञान से वो धीरे 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 वो माने एकदम सर्वश्रेष्ठ जो अवधारणा है, यानी पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही सब कुछ है, आप जिस रास्ते से चलो, वो बोलते हैं ना जितना मत है उतना पथ है, बोलते हैं ना। और ये बृहस्पति का नॉलेज है। बट वेदांत सर्वोत्तम स्थिति, ये किसने कहा? विवेकानंद ने। शिकागो में जाके उन्होंने अपने हिंदू धर्म की पराकाष्ठा को एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाया था। वो शुक्र हैं, वो कर्मयोगी है। बस ये छोटी छोटी डिफरेंस है, बट आपके कुंडली को देखने के लिए बहुत मदद करने वाला चीज है। याद रखना, शुक्र अगर अच्छे हैं तो व्यक्ति, वो भी सन्यासी है एक तरह का, बट वो कर्म को अपनी प्राथमिकता रखेगा, प्राथमिकता देगा अधिक। जितने भी एनजीओ चलाने वाले लोग होंगे वो शुक्र प्रधान होंगे, बट जितने भी धर्म प्रचारक होंगे, कथन वाचन ये करने वाले लोग, वो कौन होंगे? आपके बृहस्पति वाले। हो सकता है आपके पास कोई कुंडली ऐसे आ जाए जहां पे ऐसे मतलब ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि मैं एनजीओ चला रहा हूं, आप मुझे बताइए कि मेरा एनजीओ का फ्यूचर कैसा है। ओके, तो वहां पे आपको देखना क्या है? वहां पे आपको देखना पड़ेगा उसके शुक्र के अवस्थान, शुक्र पे उसकी दृष्टि क्या है, किसका क्या कहां तक शुक्र की मतलब बेनिफिशियरी रिजल्ट आप माने बेनिफिक है या नहीं, मेलिफिक है या क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। बट हमारे जैसे यहाँ बहुत सारे होते हैं ना, कीर्तनिया होते हैं, कथावाचक होते हैं, प्रवचन देने वाले होते हैं। अगर वो कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लें, दोनों का आध्यात्मिक उन्मेष के बारे में ही दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं। एनजीओ वाले भी, वो हो सकता है हॉस्पिटल चला रहे हो, है ना, लेकिन उनका जरूरत अपने लिए नहीं होता है, समाज के लिए होता है। और जो प्रवचक होते हैं, ये जो कीर्तनिया होते हैं, जो कथावाचन करने वाले, उनका भी जरूरत अपने लिए नहीं होता है, वो भी समाज के लिए होता है। बट यहाँ दोनों दोनों जगह पे आपको बेसिक एक डिफरेंस मिलेगा। जो एनजीओ वाले होंगे वो होंगे शुक्र, और आपका जो बृहस्पति होंगे वो आपका धर्म प्रचारक। आप समझ में आ गया होगा ना? जी जी। बृहस्पति वो होता है ना, देखिए ज्ञान कई प्रकार के हैं, ज्ञान कई प्रकार के। हम ठोकरे खाते खाते भी हमें ज्ञान मिलता है, वो शनि है। ठीक है, हर जगह पे आप ठोकरे खा रहे हैं, धीरे 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 आप अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं ग्रेजुअली। शनि शनि वो शनि है, लेकिन महान ज्ञान शनि नहीं है।
महान ज्ञान है आइदर बृहस्पति और शुक्र। ठीक है, तो आप यूं समझ लीजिए जैसे बृहस्पति प्रभावित जो जातक हैं उसके अंदर में जो महत ज्ञान की जो मतलब विकास होगा ना, वो सौंदर्य वर्धक होगा। वो अपने आंख बंद करके सौंदर्य को देखना चाहेंगे, जिसको प्रज्ञाचक्षु बोलते हैं या थर्ड आई। बट शुक्र वो नहीं करता। वो बाहर की मतलब हम नॉर्मल आंखों से वो देखना चाहते हैं, नॉर्मल आंखों से। अ, शनि अलग तरह का ज्ञान है, बृहस्पति अलग तरह का ज्ञान है, अ, शुक्र अलग तरह का ज्ञान है। बट अल्टीमेट पहुंचना सबको एक ही जगह पे। वो कुंडली में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आप सबसे पहले शनि की अगर आप देखोगे, शनि अ, अच्छी जगह पे है, अच्छी स्थिति पे है, तो वो जिंदगी में वो भी राइज करेगा। बट वो ना धीरे धीरे करेगा, माने ठोकरे खाते खाते आगे बढ़ेगा। उसको पूरे लाइफ की एक्सपीरियंस गैदर करते हुए आगे जाएगा। बृहस्पति होगा तो वो साधक, ऐसा साधक होगा कि वो आंख बंद करके दुनिया को परिभ्रमण कर लेगा। बट शुक्र ऐसा होगा, बोलेगा भाई हमको कुछ नहीं आता है, ऋणं कृतं घृतं प्रवेद जावत जीवेत सुखे जीवेत। वो चार वाक वाला होगा। उसको चाहिए ना हमको प्रूफ दो, प्रूफ, नेचुरली प्रूफ दो। उसको इमेजिनेशन से कोई मतलब नहीं होता शुक्र वाले को। क्लियर, समझ में आ गया ना सब? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, शुक्र को आगे और ये करते हैं। माने क्या बोलूं, एक्चुअली मैं कुछ और बहुत चीजें बताना चाह रहा हूं। जैसे भाव कल्याण स्वरूप जो हम बृहस्पति में देखते हैं वही शुक्र में भी देखते हैं। जो जन कल्याण करने की ताकतें या इच्छाएं, वो बृहस्पति में भी है, शुक्र में भी है। बस अंतर इतना है, बृहस्पति एकदम वो दिखावा नहीं करता, बट शुक्र दिखावा करता है। इसीलिए यह दत्त गुरु है, दत्तों के अधक। यही है दत्तों और देवों के बीच में फर्क। एक सो नहीं करता है, देवता कभी सो। गुरु बेसिकली वो जो है ना, माने मौनी ध्यान रूप, ध्यान मुद्रा में रह के दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। बट शुक्र कभी भी अंदर से, माने इनर जो आईज है, वहां से दुनिया देखने की कभी कोशिश नहीं करते। वो देखना चाहते हैं अपनी जैसे नॉर्मल आंख, नॉर्मल इंद्रियों से समझने वाली चीजें। शुक्र प्रैक्टिकल, पार्थिव जगत की प्रैक्टिकल। देखिएगा, शुक्र स्त्रियों की कारक ग्रह माना गया है। अनुज बता सकते हो क्यों? और पुरुष का कारक ग्रह माना गया है बृहस्पति को। अनुज बता सकोगे? सर एक तो जो यौवन का और जो है यौवन के ऊपर के होते हैं सर, ये सब चीजें सर। नहीं, सिर्फ और वही नहीं। सुंदरता। नहीं नहीं जी। नहीं नहीं, मैं आज आपको बताता हूँ। अनुज, आप मैरिड पर्सन हो। जी। आप देखोगे आपके घर संसार चलाने के लिए आपकी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो कौन देखते हैं? आपकी पत्नी। कहाँ जी। सब्जी लाना है, मसाले खत्म हो गए या नहीं, चावल है या नहीं, आटा कितना चाहिए,
ये जो प्रैक्टिकल मटेरियल्स है ये स्त्री देखती है, ये इसीलिए इनको शुक्र से जोड़ा गया है। बट पुरुष क्या करते हैं ना, ये इतना संसार के इतना अधीन, इतने अंदर तक नहीं जाते। उनको क्या होता है, जनरली जो करना है करो, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे के प्रति उनका ध्यान बहुत है पुरुष का। बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी जो जरूरत है वो पूरा करेंगे, और हम बाहरी दुनिया को ज्यादा समझेंगे। वही है ध्यान मौन अवस्था। घर संसार में जाने के बाद हर पुरुष ना, शेर बाहर भी रहता है भाई, शेर घर में भी रहता है। बट मैं हमेशा बोलता हूं ना, जैसे आप घर के अंदर जाते हैं तो दुर्गा आप पे चढ़ जाती है। ये है बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बृहस्पति एंड शुक्र। शुक्र को ना, जैसे मैंने आपको बताया था, बृहस्पति निर्वाक रस से ज्यादा प्रभावित होते हैं। निर्वाक रस मतलब जहां पे उनको बोलने की दरकार नहीं, वो खुद एहसास करने वाली बात है। आप खुद एहसास करते हो, बट शुक्र एहसास नहीं करता है, वो सवाक होता है। यहाँ पे भी शुक्र स्त्री का कारक इसलिए माना गया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, डेली एक स्त्री को कम से कम 6 से 7 हजार वर्ड बोलना होता है। पुरुष को बोलना होता है 3 से 4 हजार वर्ड दिन भर में। निर्वाक है इसलिए उनके वर्ड्स कम है उनके पास। स्त्री सवाक, शुक्र सवाक है इसलिए उनके पास वर्ड्स ज्यादा होते हैं। घर जाने के बाद देखना, आप बाहर ड्यूटी करते समय या जो भी है, कोई प्रोफेशन में है, कोई बिजनेस में है, या कोई बाहर ही काम करते हैं जनरली पुरुष, वो दिन भर में अपने लोगों से बात करते करते उनके वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। जब घर जाते हो तो फिर पत्नी के साथ बात करने के लिए पास आपके वर्ड्स कम हो जाते हैं। आप तो निर्वाक बन गए, बट वो सवाक है, तो आप उनके कोई भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हो या उनसे बात नहीं कर रहे हो, फिर वहां झल्लाहट शुरू होती है। ये भी शुक्र है, यही शुक्र है। एम आई राइट और एम आई राइट? अगर इंद्रियों से कोई सुख ना भोग पाए, वो शुक्र नहीं है। शुक्र को हमेशा इंद्रियों से सुख भोगने की आवश्यकता होती है। बट बृहस्पति इंद्रियों से सुख आहरण करने की कोशिश नहीं करते। वो इंद्रियों के माध्यम से, अपने मन से या आत्मा से, अपनी सूक्ष्म अनुभूति से आहरण करने की कोशिश करते हैं ज्ञान को। यही बेसिक डिफरेंशिएट ऑफ बृहस्पति एंड शुक्र। वही बेसिक डिफरेंशिएट ऑफ देव एंड दत्त। शायद मैं आप लोगों को समझा पाया हूं। देखिएगा, बृहस्पति भी कभी तो देते हैं, कभी कभी शुक्र भी कभी काव्य देते हैं, मार्करी भी कभी देता है या कवित्व तो देता है। ये तीनों के बीच में अगर एक लेखनी देखें तो ये तीनों के बीच में बहुत अंतर होता है। संगीता लिखने वाले माने एकदम आपका इनर स्ट्रेंथ, इनर साइंस को
समझाने वाले ऋषि मुनि जो भी हैं वो है बृहस्पति। मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का इकोनॉमी एंड अदर्स, फाइनेंस वगैरह जो भी चीजें हैं, इसकी जो लेखनी होते हैं वो शुक्र है। बट कल्पना प्रसूत जो भी लेखनी होता है, इमेजिनरी राइटिंग, वो है मार्करी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को पोटेंशियलिटी देने का, ताकि मतलब एक एक चीजों के अंदर आप देखो, तीनों के अंदर लेखनी आता है, बट ये लेखनी किसके अंदर कौन सा आता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। होप आप लोगों को ये मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। शुक्र भावापन्न कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर एक चीज जरूर मिलेगा। वो क्या है? आ, ये पार्थिव दुनिया की जो प्रेरणा, उसको जरूर मिलता है। वैभव, अभिलाषा, उच्चाभिलाषा, और एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने के लिए पार्थिव दुनिया की, जो कि हम यूज कर सकें, जैसे लग्जरियस जो भी मैटेरियलिस्टिक है वो शुक्र है। बट वो भी लग्जरियस है, बट मैटेरियलिस्टिक नहीं है, स्पिरिचुअल है, वो बृहस्पति। वो भी लग्जरी पसंद करता है। कैसे? एक्सट्रीम ऑकल्ट को अगर कोई जानने वाला व्यक्ति होगा वो बृहस्पति होगा। हाँ, केतु जरूर मदद करते हैं। केतु के बिना मदद के या यूरेनस का बिना मदद के बृहस्पति एकदम एक्सट्रीम ऑकल्ट को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन शुक्र को वो सब नहीं चाहिए होता। उसको हर महीना या हर साल में गाड़ी बदलना अच्छा लगता है, शो करना, दिखाना। देवता कभी दिखावा नहीं करते, बट दैत्य हमेशा दिखावा करते हैं, क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल ताकत कम होता है, उनके पास शारीरिक ताकत ज्यादा होते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, मैं मेरा एक पिछला वीडियो होगा शुक्र के बारे में, जहां पे मैंने शुक्र के अनिमा लघिमा इत्यादि अष्टैश्वर्य के बारे में बात किए थे। तो वो यहाँ पे बताना जरूरी है क्या? नहीं सर, पिछले, उसको नोट्स वगैरह बना रखे मैंने, तो अब हाँ बाकी अब तो देख लीजिए सर। हाँ, उसको ना अब देख लेना। अगर कोई डिटेलिंग और भी डिटेल की आवश्यकता होगी तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को और डिटेल्स दे दूंगा, क्योंकि वहां पे मैंने थोड़ी शॉर्ट किए हैं समझाने के लिए। शुक्र में तो बहुत चीज आ जाती है ना, इसलिए शुक्र थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना होगा, लग तो रहा है ऐसे ही। जो भी है, आपको स्त्री के बारे में मैं शुक्र की चर्चा कर रहा था, थोड़ा एक दो बात और बता देना चाहता हूँ। देखिएगा, स्त्रियां होती है ना, अपने प्रेमी को ना आंखें निगाहें नीचे करके भी देख लेती हैं, पुरुष नहीं देख पाता है। ये भी डिफरेंशिएट ऑफ ये भी डिफरेंस है बृहस्पति और शुक्र का। शुक्र क्या करता है? इशारों से बातें अधिक करते हैं। देखिएगा, स्त्रियां आपको इशारों से अधिक बातें बता देती है। प्रेरणा, मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। आप लोग ना बहुत मतलब चीजों को ज्यादा समझते हो। यस।
है ना। जी सर। यस सर। बट पुरुष उतना अधिक नहीं समझ पाता है, ये भी डिफरेंस है बृहस्पति और शुक्र के बीच। अब मैं कुछ सूत्र आपको देता हूं। जैसे पाप पीड़ित अगर शुक्र है, उसके चरित्र की अधोगति होता है, नोट कर लेना। वैसे भी आप लोग जानते हो चंद्र शुक्र का योग, है ना, ये सब तो अनुज पढ़े हो ना, चंद्र शुक्र का योग वगैरह। जी सर। तो थोड़ा सा तो आपको समझ में ज्यादा आ रहा होगा। ये अपने चरित्र की अवनति होता है यहाँ पे। कोई भी, मान लीजिए आपके जो स्टेट्समैन यानी राष्ट्र नेता, अगर उसके कुंडली में ये पाप पीड़ित शुक्र हो, तो देश को ना बहुत अधिक हानि उठाना पड़ता है। दुर्बल जो या दुष्ट शुक्र ही बोलेंगे हम, क्योंकि पाप पीड़ित होने के बाद वो मेलिफिक हो जाता है। मेलिफिक का मतलब ही उसका हिंदी ही होता है दुष्ट। तो दुष्ट शुक्र क्या करता है ना, अपने आ, माने जैसे वो होता है ना इंडस्ट्री, यानी वो उद्योग, है ना, संगीत कला, साइंस की जो जो भी क्षेत्र हैं, वहां पे ना ये माने उस एरिया में काम भाव की अधिक आ जाता है। वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी काम भाव को अधिक महत्व देगा। मैं इसीलिए बोला कि कोई स्टेट्समैन अगर ऐसा कोई आ जाए तो थोड़ा दिक्कत होता है अपने को। सर वो तो सर राहु का युति हो तो दिक्कत ज्यादा आती है सर, नहीं और नहीं मंगल की युति हो तो दिक्कत ज्यादा आती है। नहीं नहीं, इसका मतलब तो हो गया ना पाप पीड़ित। जी जी जी। शुक्र पे अगर राहु की दृष्टि आ जाए तो पाप पीड़ित हो गए ना। मंगल की ज्योति हो जाए तो फिर पाप पीड़ित हो जाते हैं ना। हाँ, अगर मंगल केंद्रस्थ हो और मंगल पे अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो फिर वो पाप पीड़ित नहीं माने जाते, फिर तो वो योग कारक ग्रह हो जाते हैं, है ना। वो मैं आप लोगों को वो बताऊंगा जब व्यवहारिक पार्ट पढ़ाएंगे, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिक्टिव पार्ट, है ना, प्रेडिक्टिव टूल्स, वो उस समय बताएंगे वो सारी चीजें। जो भी है, चलिए, शुक्र मतलब अगर पाप दुष्ट शुक्र हो जाए तो वो अपनी यौनता उसके अंदर अधिक हो जाएगा, और वो क्या बोलते हैं, अपने एग्जैक्ट जो उद्देश्य है जीवन का, वहां से वो हट जाता है। शुक्र के स्वरूप क्या क्या है वो थोड़ा बात समझ लेते हैं। शुक्र मतलब देखने में सुंदर, ठीक है, भुजाएं लंबी। वो एक लैंग्वेज आप लोगों ने सुना होगा, आजानुलंबित बाहु, है ना। आजानुलंबित बाहु यानी अजानु जानू तक जिसका हाथ चला जाता है, भुजा चला जाता है, हाथ चला जाता है, वो दीर्घ बाहु युक्त जो व्यक्ति हैं वो देखने में सुंदर है, वो शुक्र है। आ, इनका चेहरा जो है ना थोड़ा सा गोल टाइप का होगा। ये राजमंत्री हैं। इनके शरीर में वीर का अधिक होगा। आ, इनके जो हेयर होंगे, है ना, केशाग्र बहुत कुंचित होगा, बट बहुत अच्छा होगा, सिल्की, सिल्की टाइप का। इनके आंखें बहुत अच्छे होंगे, देखने में बड़ा क्या बोलते हैं आपको, मोहक लगेगा। आ, ये ना थोड़ा स्लो टाइप के होते हैं, मंदर गति। इनको कौतुक रस बहुत पसंद है, कॉमेडी, है ना, बुद्धिमान बहुत है।
और कामादि जो विषय है, सांसारिक विषयों की सबसे महत्वपूर्ण विषय, उसके जो इंगित माने इशारा वगैरह जितने भी हैं वो बहुत अच्छा से समझते हैं लोग। रजोगुणी है बात, और श्लेष्मा इनके अंदर अधिक होते हैं। जल तत्व है। ऋतु में ये जो है ना वसंत ऋतु की प्रतीक माने गए हैं। और आपके सज्जा, ठीक है, मतलब जहां आप सोते हैं, आपके बेड, शयन स्थान, वहां पे शुक्र के प्रभाव। 12 हाउस सबसे ज्यादा प्रभावित है। बेड प्लेसर वहीं से मिलता है, ठीक है। तो 12 हाउस को भी सूर्य शुक्र जो है देखते हैं। मैं ये सिर्फ मीन की बात नहीं कर रहा हूं, आपके किसी का भी 12 हाउस, कोई भी लग्न हो, उसकी भाव जब आप द्वादश भाव देखेंगे तो वहां से आपको ये चीज देखना चाहिए। हम्म, इनके अंदर जो बीमारियां आती हैं, जितने भी मतलब यौन पीड़ा या यौन व्याधि जो भी हैं, वो इसके अंदर आता है। जैसे हो गया सिफिलिस वगैरह जितना भी है ना। जैसे ब्लड शुगर में बहुमूत्र दोष होता है, वो सूर्य है, शुक्र है। आ, गर्भाशय का जो रोग है वो शुक्र है। प्रदर, श्वेत हो या रक्त प्रदर हो, दोनों ही प्रदर, वो शुक्र है। शोथ का जो बीमारियां होता है वो शुक्र है। इसकी सर मोतियाबिंदी, मोतियाबिंदी इसी में आता है। हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा संक्षेप कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जी जी। बहुत बहुत ज्यादा वो तो बाकी चीजें और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस है, वहां पे देख लेना, ठीक है। इसकी जाति ब्राह्मण है, वायु कारक ग्रह है ये, ठीक है। और ये बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये समान वायु का समान वायु का, वायु को मतलब ये करता है, दिखाता है। समान वायु मतलब ये भी मैं, मेरा देखना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैं बहुत डिटेल्स में ये सब चीजों की बातें बताई हुई हैं, ठीक है। देख लेना, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में शुक्र जब पढ़ाया हम, तो फिर वहां पे बहुत सारी बातें मैंने एक्स्ट्रा बताया। हर एक क्लास में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेरा होता ही है जब ग्रहों के बारे में बताता हूँ। क्योंकि कभी कुछ चीज याद आया तो वो बता दिए, कभी कुछ चीज याद आया वो बता दिए, ठीक है। हर समय तो एक अवस्था होता नहीं है ना। अ, अगर कुछ विचार संकेत की बात करें तो फिर बताता हूँ। शुक्र अवस्थान भेद से कवि, वैज्ञानिक या योग शास्त्रविद ये होते हैं। महायोगी, जिनको जो अनिमा लघिमा इत्यादि अष्टैश्वर्य जिनके अधीन हो जाते हैं, जैसे श्री हनुमान जी, ठीक है। अ, अगर मैलिफिक, ये अच्छे अच्छे शुक्र की बात की है मैंने। अगर पाप दुष्ट शुक्र होगा तो फिर चरित्रहीन होगा, भोगी होगा, कामुक होगा, ठीक है। वो रजक वृत्ति को अपनाने वाला होगा। रजक वृत्ति जानते हो अनुज? धोबी, धोबी का काम करने वाले। अच्छा सर, अगर पीड़ित हो तो। हाँ, पीड़ित हो तो वेश्या, ठीक है। भ्रष्टा, मैंने अपने जीवन से भ्रष्ट हो जाते हैं वो लोग। एक चीज याद रखना, वो पाप पीड़ित हो या अच्छा हो, उसके जो गुण है ना, रजोगुण, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो जिस अवस्था में भी रहे, शुक्र कुंडली की जिस किसी भी अवस्था में, अपने गुण को वो कभी नहीं छोड़ता। यानी जैसे मान लो, अगर वृश्चिक में शुक्र आ गया तो ग्रह मैत्री तो देखना ही जरूरी है, वो सब चीजें तो देखोगे ही देखोगे। वहां पे जो जल तत्व है, शुक्र भी जल तत्व है, बट ये जल तत्व मिक्स नहीं होता, मिक्स नहीं होता।
जिसके कारण यहाँ का शुक्र उतने बल नहीं मिला वो उसको। ये बल मैं आप लोगों को जब बताऊंगा चेष्टा बल इत्यादि बलों के बारे में, तो फिर वहां पे और इन डिटेल्स बात करेंगे इस सारी चीजों को। रिष्टि जब पढ़ाएंगे बला रिष्टि वगैरह, तो वो वहां पे बच्चों के लिए क्या होगा, बड़ों के लिए क्या होगा, 14 साल में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो चीजें बताएंगे। शुक्र से हम लोग विवाह देखते हैं, खास करके पुरुष का विवाह, विवाहित जीवन में उसके दाम्पत्य प्रीति कैसा होगा, दंपतियों के बीच के रिश्ते कैसे होंगे, वो देखेंगे। पुरुष की कुंडली में चूंकि देखते हैं, इसलिए शुक्र से पत्नी की साहचर्यता कितना मिलेगा वो देखते हैं। पत्नी उसके ऊपर राज कितना करेंगी, मतलब शेरनी कितना बनेगी, सॉरी शेरनी नहीं, शक्ति रूपिणी दुर्गा कितना बनेगी वो देखेंगे। ठीक है, शेर तो आप हो ही हो, हम तो शेर है ही है ना। शारीरिक सुख भोग वो शुक्र से देखते हैं, विवाह उपरांत भी बेड प्लीजर शुक्र से देखते हैं। लग्न का जो 7th भाव है ना, और भावेश, माने सप्तम भाव और भावेश, और शुक्र को देख के आपको पर्यालोचना करना चाहिए, उसकी भविष्यवाणी करनी चाहिए विवाह के बारे में, दाम्पत्य प्रीति के बारे में, विवाह जीवन के बारे में। माने यहाँ पे कोई भी लग्न हो सकते हैं, उसके सप्तम भाव को देखना और सप्तमेश को देखना, साथ में शुक्र के साथ उनकी क्या रिलेशन बने हैं वो देखना, और वो देख के भविष्यवाणी करना। क्लियर? माने कोई जरूरी में कालपुरुष कुंडली ही हो, है ना। कालपुरुष कुंडली होने से थोड़ा आसानी हो जाता है भविष्यवाणी करने में, बट लग्न कोई भी हो, सप्तम भाव और सप्तमेश साथ में शुक्र की उसके साथ रिलेशन वो देखेंगे। शुक्र से अगर सप्तम भाव और भावेश और लग्न से सप्तम सप्तम और साथ में उसको दसम को भी देखेंगे, उसके भावेश को देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखना जरूरी है कि सप्तम पति सप्तमस्थ जो जो प्लैनेट्स है, ऑक्युपाइड प्लैनेट है, उसके साथ क्या रिलेशन। ये विवाह विचार में खास करके इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। मैं कुछ कुछ छोटा छोटा विवाह माने छोटी छोटी विचार संकेत आपको देते जा रहा हूँ, ताकि भविष्य में आप लोगों के लिए और चीजें आसान हो जाए। जैसे एक और चीज याद आ गया, चलो उसको भी बता देते हैं। माने खराब स्थान माने खराब भाव में शुक्र अगर अवस्थान करता है और वो लग्न से दुस्थान हो, दुस्थान जानते हो ना अनुज? अनुज नहीं है क्या? अ, दीपक सर जी? बुरे स्थान सर जो होते हैं, हाँ 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 हाँ, बुरे स्थान, बुरे यस, स्थान। हाँ हाँ, उसी को दुस्थान बोलते हैं। ठीक है, तो दुस्थान में अगर कोई मतलब इस तरह का ये हो जाए, शुक्र हो जाए, तो एक बात एकदम माने अपना सीना चौड़ा करके बता देना कि दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा लग्न से। फिर जैसे जी, बोलो बोलो। फिर जैसे अभी आपने वृश्चिक का बताया था ना, वृश्चिक में अगर शुक्र हो हाँ हाँ हाँ, काल पुरुष के साथ स्थान से हिसाब से, तो वो दुस्तानी बढ़ गया एक तरीके से सर। दुस्थान, हाँ 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 हाँ, तो इसमें जो भार्य होती है वो अहंकारी और झगड़ालू भी होती है बहुत, मतलब बिल्कुल कि स्त्री बिल्कुल की वजह से धनानी होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन वहां पे एक चीज खाली देखना जरूरी है, अगर मान लो बृहस्पति का अगर दृष्टि है उस पर अच्छी आ रहा है हो, ठीक है, तो फिर चीजें जी कम होगी वहां पे, पैसा मैटर करेगा, मतलब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी उसको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बट दाम्पत्य सुख उतना नहीं मिलेगा कहीं पे भी बैठा हो, दुस्थान में होने से उसके दाम्पत्य सुख, जी दाम्पत्य सुख का मतलब सेक्सुअल जो प्लीजरमेंट मिलता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, जी जी। क्लियर?
आ, इसके अलावा भी बहुत सी और भी कुछ चीजों को बताता हूँ, उसको भी थोड़ा सी सुन लेना। ये तो हो गया पुरुष का, है ना। आ, अगर स्त्री की कुंडली आपके पास जांचने के लिए आ गया, तो स्त्री के जो लग्न, यहाँ पे दो चीज देखना। एक तो लग्न से देखना, और एक दूसरा चंद्र लग्न को देखना। चंद्र लग्न जानते हो ना, माने चंद्रमा से जी जहां हम, सर। हाँ, चंद्र को जहां पे हम लग्न मानते हैं। माने जैसे मान लीजिए लग्न से सेकेंड हाउस में राहु हो गया, स्त्री की कुंडली की बात कर रहा हूं, ठीक है। या चंद्रमा से सेकेंड हाउस में, चंद्र लगन को चंद्रमा पहला हाउस हो गया, उसके सेकेंड हाउस में राहु हो गया, और वहां पे शुक्र अगर माने है, जैसे राहु युक्त तो शुक्र हो गया, राहु के साथ युति हो गया उसका, या मंगल के साथ युति हो गया, तो ये स्त्री ना भ्रष्टा होगी। अच्छा सर, अगर लगन से सेकंड हाउस में राहु कोई सा भी लगन हो, या हाँ फिर हाँ, चंद्रमा से देखें और कुछ साथ मंगल की साथ युति हो जाए या कुछ भी दृष्टि पड़ जाए, तो वो राहु मतलब। के साथ युति नहीं, यहाँ खास करके युति, युति की बात कर रहा अच्छा, राहु के साथ युति। हूँ। हाँ, राहु या मंगल के साथ युति, लग्न से सेकेंड हाउस में या चंद्र से सेकेंड हाउस में, अच्छा हाँ। तो वो तो भ्रष्टा उसका होगा। कैरेक्टर ढीला ही है, ठीक ठीक। हाँ, उसका कैरेक्टर ढीला है। अगर एक और सूत्र दे देता हूं उसको भी, क्योंकि इसी रिलेट यही जो चीज बता रहे थे इसी का रिलेटेड है। तो जैसे सूर्य, चंद्र और शुक्र सप्तम भाव में इकट्ठे बैठे हो, ठीक है, और दुर्बल, क्लियर। दुर्बल मतलब जैसे शनि से दृष्ट हो गया हो, वो जो डिग्रीज हैं, है ना, तो वो पाप पीड़ित हो जाते हैं। अ, अगर दुर्बल हो जाता है तो चाहे वो जातक हो या जाति का, मतलब इधर पुरुष और स्त्री, अगर पुरुष है तो अपने पितृकुल, पितृकुल समझ रहे हैं, अपने फादरली जो इन माने ये है, बड़े कुटुंब, है ना, उनके साथ अवैध प्रणय में लिप्त हो जाएंगे। और स्त्री हो तो ससुर कुल के जो उनके कुटुंब है उसके साथ उसका नाजायज संपर्क बनेगा। समझ में आया क्या क्या मैंने बोला? जी सर, जी सर। बताओ बताओ क्या मैंने बोला। सर आपने बताया कि अगर जैसे राहु का बताया आपने कि अगर सेकंड हाउस में है, तो उसके जो नहीं 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 लड़के। नहीं 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 नहीं, मैं सूर्य, चंद्र, शुक्र, मैंने ये तीन ग्रह की बात की है। ये अगर सेवेंथ हाउस में हो, पूरे चंद्र शुक्र जी। सूर्य, चंद्र और शुक्र, और जी। दुर्बल हो, अच्छा, अगर शुक्र वो, तीनों दुर्बल हो। हाँ तीनों, चूंकि जुति होगा तो अगर मान लो पाप पीड़ित होगा तो दुर्बल तो हो ही गए ना। जी। और अगर ये जाति का हो, कोई भी कुंडली हो, इकट्ठा एक शॉट देख लेना, और उसकी तरफ एकदम माने सीधा सपाट ये बातें छोड़ दो, माने उनको बोल दो। अगर जातक है, जी। जातक या जाति का कोई भी हो, कोई भी हो, ठीक है, जी। मतलब या तो पितृकुल या तो ससुरकुल, किसी अच्छा। ना किसी कुटुंब से वो नाजायज संपर्क में लिप्त होगा ही होगा। अच्छा, सेवन हाउस को पकड़ना सर इसमें। सेवेंथ हाउस, ठीक है सर। सेवेंथ हाउस में कौन कौन हो गए? सूर्य, चंद्र और शुक्र, तीनों इकट्ठे होने सूर्य चाहिए, चंद्र ठीक है तीनों सर। इकट्ठे होने और चाहिए। ये ठीक चाहे है, जातक हो तो जाति का किसी भी हो, कोई भी हो, किसी की भी हो। कोई भी हो, किसी के भी हो, ठीक है सर। ठीक है। ये मतलब अवैध प्रणय उसमें होना ही होना, माने ये एकदम मैं आपको ये कई सारे कुंडलियों का ये बता रहा हूँ, निर्यास बता रहा हूँ, कंक्लूजन बता रहा हूँ। और सर राशि कोई सी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है सर, नीचे की राशि जमीन जो कोई भी शुक्र हो, की है। कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो, कोई भी ठीक। हो। लग्न से केंद्र या त्रिकोण भाव में अगर शुक्र हो,
और बलवान हो, राहु मंगल केतु, ठीक है, इससे अगर क्या बोलते हैं उसको, उसके कनेक्शंस बन जाए, ठीक है, सर राहु केतु। राहु मंगल केतु लग्न की केंद्र में या त्रिकोण भाव में होगा शुक्र, और बलवान होगा, माने इनको बल मिलेंगे, चाहे वो दिग्बल हो चाहे चेष्टा बल हो, माने ये बल मिलना चाहिए, बलवान होना चाहिए, ठीक है। और राहु मंगल केतु, ठीक है, या तो कोई पाप पीड़ित ग्रहों से, नीचस्थ चंद्र से, ठीक है, या दुर्बल बुध से, अ, अगर मतलब वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड नहीं होते हैं, यस, कनेक्टेड अगर नहीं होते हैं, और साथ में कनेक्टेड नहीं होते हैं, लिख लो ये, थोड़ा स्लिप हो गया था। कनेक्शन ना हो। हाँ, कनेक्शंस ना हो, और शनि सप्तम में ना हो, शनि सप्तम में ना हो, बृहस्पति या नवमपति और दसमपति ग्रह अगर बलवान हो, ऐसी अवस्था में शुक्र जो है ना अष्टैश्वर्य देते हैं, माने ये ऐसी अवस्था में शुक्र जो है ना जातक को महासाधक बनाता है। या समझ गए मैंने क्या बोला? सर इसमें शनि सेवंथ हाउस में ना हो, शुक्र और नाइन्थ और सेवंथ का जो बलवान ना हो। नहीं नहीं, आप इसको थोड़ा मिस्टेक कर, नाइन्थ और टेंथ का स्वामी बलवान ना हो। नहीं नहीं, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है, माने जैसे लग्न से केंद्र में शुक्र है या त्रिकोण में शुक्र है, मतलब जैसे 159 वगैरह है ना, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, तो वहां पे अगर शुक्र बलवान है और शुक्र राहु मंगल केतु किसी ग्रह से कनेक्टेड नहीं है, या दुर्बल या कोई पाप पीड़ित ग्रह से कनेक्टेड नहीं है, या कोई नीचस्थ चंद्र से वो कनेक्टेड नहीं है, या दुर्बल बुध या पाप पीड़ित बुध से कनेक्टेड नहीं है, शनि उस कुंडली में सप्तम भाव में नहीं है, बृहस्पति या नवमपति या और दसमपति बलवान ग्रह है, बृहस्पति बलवान है, नवमपति बलवान है, दसमपति भी बलवान है, ऐसी शुक्र जातक जातक को इतना महायोगी बनाता है जिसके पास ये अष्ट सिद्धि आ जाता है। अब क्लियर हो गया ना? जी सर। ठीक है, जी इसको सर। इसको याद रखना। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब ये हो रहा था, एक और उसमें एक और फॉर्मूला है, एक और सूत्र है, तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, शायद पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा, माने वो पारलौकिक विषय के बारे में है, एग्जैक्टली देख लेता हूँ, अभी तो याद नहीं आ रहा, खैर कभी ना कभी याद आ जाएगा, बता दूंगा वो, ठीक है। एक और सूत्र पढ़े हैं, ये बहुत एकदम हम लोग बहुत साल पहले ये पढ़ा था मैंने, अभी भी बस याद है, तो थैंक्स टू माने गुरु जी, क्योंकि गुरु लोग बहुत कहानी के जरिए ये चीज बताते थे ना, इसलिए याद रह जाता है। जी सर। अच्छा,